स्वागत है बच्चों ऑनलाइन क्लास पर। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह और सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनेही, जिला बांदा। आज हमारे चर्चा के बिंदु हैं, पहला भारत में राष्ट्रवाद की प्रस्तावना पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग पर सन 1920 ईस्वी के दशक के पहले की स्थितियों पर चर्चा करेंगे। सत्याग्रह का विचार पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे चर्चा के बच्चों यह बिंदु रहेंगे। पहले हम पुनरावृत्ति करते हैं। पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति किस सन में प्रारंभ हुई? मनन करें, याद करने की कोशिश करें। 1789 ईस्वी में। इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा उस पाठ का क्या नाम था? राष्ट्रवाद का उदय। लेकिन कहां पर? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बच्चों आप क्या जानते हैं? आज हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में भागवार या बिंदुवार कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम पहले भाग का अध्ययन करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, भाग 1। बच्चों, एक शब्द आता है राष्ट्रवाद। इसका तात्पर्य क्या है? क्या है राष्ट्रवाद? पहले मैं एक मोटे बिंदु पर आपको एक चर्चा करना चाहता हूं, जो मोटी मोटी बात है कि इस पाठ पर हम जो है सन 1920 के बाद के घटनाक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में है। हम 1920 के पहले की कुछ घटनाओं को सिर्फ जोड़ने के लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे। बाकी जो आपका अध्ययन होगा वो 1920 के बाद की घटनाओं का ही होगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहला जो शब्द आता है आपका राष्ट्रवाद। क्या है राष्ट्रवाद? ये पहले हम राष्ट्रवाद को समझते हैं। राष्ट्रवाद, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ करें या हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? देखा जाए तो एक भौगोलिक सीमा के अंदर, कैसा? एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के बीच, एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के बीच राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकता की भावना का विकास ही राष्ट्रवाद कहलाता है। मैं इस परिभाषा को लिखे दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। सीधी सी परिभाषा है। अब यदि हम तत्वों की बात करें, पहले मुख्य रूप से राष्ट्रवाद को समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या। यदि हम तत्वों की बात करें तो इसमें मुख्यतः 3 तत्व निकल करके आते हैं। राष्ट्रवाद के तत्व, राष्ट्रवाद के तत्व। पहला क्या है? एक भौगोलिक सीमा के अंदर। राष्ट्रवाद कहां पर रखता है? यानी एक भौगोलिक सीमा के अंदर। तो पहला जो हमारा तत्व रहेगा वो रहेगा भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा। अब हम इसके अगर दूसरे तत्व की बात करें तो दूसरा तत्व क्या रहेगा? यहां पर हम बात करते हैं कि एक क्या राष्ट्रवाद एक दिन में विकसित हो जाएगा? तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के बीच कैसा? एकता की भावना का विकास। क्या ये एकता की भावना एक दिन की प्रक्रिया है? नहीं, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो लगातार कहीं ना कहीं चलती रहती है। तो क्या बोलेंगे दूसरे तत्व को? कि ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया, ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया, ये इसका दूसरा तत्व हो गया बच्चों। तीसरा तत्व क्या हो सकता है? राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक,
सांस्कृतिक एकता की भावना, ये इसका तीसरा तत्व होगा बच्चों। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की भावना, ये इसका तीसरा तत्व होगा। इन तीन तत्वों के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना का कहीं ना कहीं विकास होता है, और राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने के बाद कहीं ना कहीं एक अखंड देश बनाने की या एक अखंड सीमा निर्माण करने की या कहीं एकता की एक भावना विकसित होती है। इन तीन तत्वों के द्वारा ही कहीं ना कहीं, यदि हम देखें कि जो 1920 के दशक की बात की घटनाओं को जो हम आपकी पाठ्य पुस्तक में अध्ययन करने जाने वाले हैं आगे, तो इसके पहले जो घटनाएं हुई उन घटनाओं का भी थोड़ी थोड़ी मनन करना आवश्यक है। हमने तत्वों की बात की, हमने राष्ट्रवाद की बात की। क्या राष्ट्रवाद एक दिन में उदय हुआ होगा? नहीं, एक दिन में नहीं। हम बात करते हैं सबसे पहले सन 1857 की क्रांति। राष्ट्रवाद का उदय यहीं से प्रारंभ माना जाता है। कहां से माना जाता है उदय इसका राष्ट्रवाद का? राष्ट्रवाद का उदय, बच्चों आपने एक पिक्चर देखी होगी मंगल पांडे, सुना होगा, काफी साल पहले बनी थी। वो कहीं ना कहीं पिक्चर जो है वो इसी 1857 की क्रांति से संबंधित पिक्चर है। 1857 की जो क्रांति होती है उसमें भारत के सभी लोग आपस में एक माला में गुंथते हैं, एक साथ वो संघर्ष करते हैं और इस क्रांति को कहीं ना कहीं परिणाम के रूप में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये क्रांति सफल नहीं हो पाती। धीरे धीरे समय बीतता है, कालखंड बीतता है। सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। कब? यहां पर भी आप देखेंगे कि सन 1857 की क्रांति से प्रारंभ होती ही बातें, 57 से प्रारंभ होती है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक देश के प्रति एक भावना जागृत होती है कि हमें एक साथ रहना है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना है, हमें आजाद होना है, हमें उपनिवेश से मुक्त होना है, हमें स्वतंत्र होना है। उनके बहुत सारी उनकी भावनाएं अपनी होती हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। यह भावना 1857 से प्रारंभ हो करके और गति इसको कहां मिलती है? जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। हम बच्चों राष्ट्रवाद के बारे में कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं, लेकिन उसका वहां पर रूप दूसरा दिखता है। वहां पर रूप जो दिखता है वह किसानों पर कैसे अंग्रेज जो है व्यवहार कर रहे थे, कैसे किसान संघर्ष कर रहे थे, कैसे चरवाहे संघर्ष कर रहे थे। उन सारे बिंदु कहीं ना कहीं आगे पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। कक्षा 10 में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। उपनिवेश की बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन हमने कक्षा 8 में किया है। एक प्रश्न मैं आपसे करूंगा। पहला प्रश्न है मेरा ये कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या भारत स्वतंत्र देश था? उत्तर होगा बच्चों नहीं, भारत स्वतंत्र देश नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उस दशक में जिस समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, भारत की स्थिति कैसी थी? इसके बारे में बच्चों आप लोग क्या जानते हैं? अब हम
इसी बिंदु पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो हमारा जो हेडिंग होगी वो होगी पहला विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग। बच्चों, हम इसके अंतर्गत अब जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो अभी महत्वपूर्ण है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? सन 1914 ईस्वी। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की स्थितियों का ध्यान करें कि भारत में उस समय स्थितियां कैसी थी, तो बड़ी विषम परिस्थितियां उस समय भारत में मौजूद थी। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति यहां पर भारत में पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। किसके रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था बच्चों? क्या भारत के रक्षा व्यय में? नहीं। अब समस्या ये थी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ, इस पहले विश्व युद्ध में अंग्रेज भी कहीं ना कहीं शामिल थे। अंग्रेजों को वहां पर बहुत ज्यादा हानि हो रही थी। जो उनके सैनिक खत्म हो रहे थे, जो उनके साजो सामान में सामग्री लग रही थी, जो पैसा लग रहा था, उसको उनको कहीं ना कहीं से लेना था। जो वो विश्व युद्ध में खर्चा कर रहे थे, उस खर्चे की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत का दोहन करना शुरू किया, जिससे भारत की स्थिति गड़बड़ाई। भारत के लोगों के ऊपर उन्होंने नए नए करों को लादना प्रारंभ किया, नए नए करों को यहां पर प्रारंभ करना शुरू किया। कभी व्यापार कर के नाम से, कभी आयकर के नाम से, कभी कोई भी जो भी उनकी इच्छा होती थी उसमें कर वो लगा दिया करते थे। एक तो स्थिति ये हो गई। जब उन्होंने इस तरह से काम करना शुरू किया, तो जो पहले से विषम स्थितियां भारतीय समाज में फैली हुई थी या उनके साथ जो घटित हो रही थी, वो और ज्यादा कहीं ना कहीं उनके लिए कठिनाई उत्पन्न करने वाली हो गई। इतना ही नहीं, इस विश्व युद्ध में जबरदस्ती भारतीय नागरिकों की भर्ती इंग्लैंड की तरफ से की गई। इंग्लैंड की सेना में उनको जबरदस्ती भर्ती कर करके प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में एक आक्रोश की भावना पनप रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। इसके अलावा साथ ही साथ कहते हैं कि सन 1913 से लेकर के 1918 के बीच आपका विश्व युद्ध हमारा शुरू होता है। प्रथम विश्व युद्ध कहा था कब से? 1914 से। 1913 से लेकर के 1918, यानी एक विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ ऐसी स्थितियां परिवर्तित होती हैं पूरे विश्व में कि कहीं ना कहीं एक मंदी का दौर आता है, कीमतें दुगनी हो जाती हैं। उससे भारत भी अछूता नहीं रहता है। कौन सा दौर था वो? सन 1913 से लेकर के 1914 का दौर। 1913 से 1914 का दौर। क्या होता है यहां पर? कीमतें दोगुनी हो जाती हैं। एक बिंदु मैंने आपको और बताया कि जबरन सिपाहियों की भर्ती की जाती है। जबरन सिपाहियों की भर्ती। भारतीय प्रताड़ित थे, भारतीय दमित थे, भारतीय कुचले जा रहे थे, उनकी कोई भी जो है भावना नहीं बच रही थी, उनका कोई भावना शेष नहीं बच रही थी, उनकी कोई कदर नहीं कर रहा था। ये सारी घटनाएं घट रही थी। इसके साथ साथ ये तो प्रथम विश्व युद्ध की कुछ चीजें हैं, उसी दशक में और भी कुछ चीजें हुई। दो ऐसे साल आते हैं। जो पहला वर्ष है आपका सन 1918 से 1919 और दूसरा है 1920 से 1921। यह जो 2 साल रहे, यहां पर बीमारी और कहीं ना कहीं फसलों के खराब होने के कारण भारी अनाज की किल्लत उत्पन्न हो गई भारत देश में। कहते हैं कि सन 1921 की जनगणना के अनुसार, सन 1921 की जनगणना के अनुसार
120 से 130 लाख लोग उस समय भुखमरी और बीमारी से मारे गए थे। अब जरा सोचो, कल्पना करिए बच्चों कि इतने लोग मर गए, तो वहां जो जनता है उस समय जो हमारा भारतीय समाज होगा कैसे अंग्रेजों के बारे में विचार रखता रहा होगा। लेकिन बोल नहीं पा रहा था, दबा हुआ था, कुचला हुआ था, शोषित वर्ग था। बहुत सारी चीजें उनके अंदर कहीं ना कहीं गुनगुना रही थी, पनप रही थी। वो जो एक आग थी वो निकल नहीं पा रही थी। इतना सब होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। क्यों कर रहे थे वो? इसलिए बच्चों कर रहे थे कि उनको उम्मीद थी कि जब अंग्रेज विश्व युद्ध से फुर्सत होंगे तो हमें कहीं ना कहीं सहूलियत प्रदान करेंगे, हमें आजादी प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी मुसीबतें बच्चों कम नहीं हुई। इसी समय यही वो दौर था कि भारतीय राजनीति में एक व्यक्ति का प्रवेश होता है जिसको हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। इनका प्रवेश सन 1915 में होता है। कब होता है? 1915 में। सन 1915 में भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का प्रवेश होता है। क्या परिणाम निकला होगा महात्मा गांधी जी की राजनीति में प्रवेश करने से? क्या फायदा मिल गया होगा? अब थोड़ी महात्मा गांधी जी के बारे में हल्का फुल्का जानते हैं। देखा जाए अगर तो महात्मा गांधी जी उस समय अपरिचित थे। महात्मा गांधी जी कोई जानता नहीं था। जो गिने चुने व्यक्ति थे भारत देश के, वही सिर्फ महात्मा गांधी जी के बारे में जानते थे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। वहां के साहित्य के संपर्क में महात्मा गांधी जी और भारत के काफी विद्वान लोग आ चुके थे। पूरा भारतीय जनमानस नहीं आया था कि पूरा भारतीय जनमानस जो है कहीं ना कहीं उस पूरे साहित्य से जुड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं था। मात्र जो है कुछ गिने चुने विद्वान लोग भारत के इन परिस्थितियों से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी जी का प्रवेश होता है। अब महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ क्रियाकलाप किए जाते हैं। उन क्रियाकलापों को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। पहला प्रश्न है बच्चों कि सिपाहियों की जबरन भर्ती कौन कर रहा था? अंग्रेज। दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी का भारतीय राजनीति में किस सन में प्रवेश माना जाता है? सन 1915 ईस्वी। बच्चों, भारतीय राजनीति में या महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह के विचार के बारे में आप क्या जानते हैं? अगला जो हमारा बिंदु रहेगा बच्चों, वह रहेगा सत्याग्रह का विचार। यह भी जो टॉपिक है या भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, इसी के अंतर्गत आएगा। क्या है आपका टॉपिक रहेगा कि सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार। क्या है बच्चों सत्याग्रह? हम जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे सत्य और झूठ दो पहलू जरूर होते हैं। या तो अच्छा कर्म कर रहे होंगे या तो बुरा कर्म कर रहे होंगे। सत्याग्रह का जो विचार है, इसके बारे में समझने के लिए हमें थोड़ी गांधी जी के बारे में जानना पड़ेगा। गांधी जी जब भारत में आते हैं, इससे पहले वो अफ्रीका में थे। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में भी जो है अंग्रेज अपना उपनिवेश स्थापित किए हुए थे। वहां पर जो अफ्रीका में लोग पाए जाते हैं वह काले कलर के होते हैं, उनका रंग काला होता है।
वहां की जो गोरी सरकार थी वह इन काले लोगों के खिलाफ बहुत सारे उल्टे पुल्टे कार्य करती रहती थी, नस्ल भेदी टिप्पणियां करती थी। नस्ल भेदी टिप्पणी का तात्पर्य यह होता है कि जो एक विशेष प्रजाति है, विशेष जाति है, उसके बारे में कोई अनुचित बात कहना, नस्ल भेदी टिप्पणी करना। गांधी जी ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करना, एक नस्ल के आधार पर, एक रंग के आधार पर कि आपके शरीर का रंग काला है, आप हमसे दूर रहो, नस्ल भेदी। जैसे हमारे देश में जात के बारे में बात करते हैं कि ये निम्न जात के हैं, ये उच्च जात के हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता बच्चों। इंसान इंसान होता है। अगर हम ऐसा कोई व्यवहार कर रहे हैं तो हमारी शिक्षा बेकार है और साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हैं, हम भी नस्ल भेदी कार्य कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ल भेदी नीति गोरी सरकार ने अपना रखा था, अंग्रेज सरकार ने, उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया था। अब सत्याग्रह क्या चीज होती है बच्चों? सत्य बात के लिए बार बार आग्रह करते रहना। जो भी बात सत्य है उसके लिए बार बार आग्रह करते रहना सत्याग्रह कहलाता है। गांधी जी का सत्याग्रह जब वहां अंग्रेजों के खिलाफ चला, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के पक्ष में रन किया, चला वहां पर, वो सफल रहा। उसी सफलता को लेकर के महात्मा गांधी जी भारत में आए थे। महात्मा गांधी जी ने भारत में दुर्दशा देखी भारतीयों की, और कहीं ना कहीं उन्होंने सत्याग्रह को यहाँ पर प्रयोग करने के कदम कहीं ना कहीं उन्होंने आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिए। पहला जो सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी का है, वह कहते हैं कि सन 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके, कब? 1917 ईस्वी, पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी, बिहार राज्य है ये आपका, और चंपारण, यहां पर उन्होंने प्रारंभ किया। किस लिए किया उन्होंने प्रारंभ? इस इलाके का उन्होंने दौरा किया और जो दमनकारी वहां पर बागान व्यवस्था थी उसके खिलाफ उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों की सहायता की, किसानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। अब दमनकारी बागान व्यवस्था क्या है? दमन करना यानी किसी को नष्ट कर देना। बागान बगीचा व्यवस्था यानी एक सिस्टम बना देना, कोई व्यवस्था है आपके वहां पर। बागान व्यवस्था वहां पर यह होता था कि जो व्यक्ति उस बागान में काम करने के लिए एक बार पहुंच जाता था, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि बंधुआ मजदूर बनाए जाते थे, वह बंधुआ मजदूर ऐसे ही बागानों में लाए जाते थे और वो अपना पूरा जीवन यहीं पर बागानों में ही खपा दिया करते थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीयों को गुलाम बना करके रखा था। जब महात्मा गांधी जी आते हैं, उनकी दुर्दशा को देखते हैं, तो पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में सन 1917 में प्रारंभ करते हैं और सफल रहते हैं। दूसरा सत्याग्रह भी यहीं पर प्रारंभ होता है, इसी सन में प्रारंभ होता है। अगर हम दूसरी सत्याग्रह की बात करें तो वह भी सन 1917 ईस्वी, गुजरात, कहां प्रारंभ होता है? खेड़ा। यहां पर एक बात की जाए तो यहां पर क्या है? खेड़ा जिले में यहां जो आंदोलन किसानों द्वारा किया जा रहा था वो था फसल खराब हो जाने तथा प्लेग की महामारी के कारण। लेकिन फिर भी जो वहां का शासन था, शासन किसका चल रहा था? अंग्रेजों का, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, भारत उपनिवेश था अंग्रेजों का, तो अंग्रेज शासन चला रहे थे। तो अंग्रेज उनसे इतनी बीमारी फैलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो कर वसूलते ही रहते थे। इसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने किसानों की मदद की। वहां पर भी उन्होंने सत्यपूर्वक आग्रह किया कि नहीं, ये बात गलत है, उनसे कर ना लिया जाए, उनके कर माफ किए जाए, और अंग्रेजों को उनकी बात को मानना पड़ गया बच्चों। तीसरा जो सत्याग्रह है वो सन 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच ये आंदोलन महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में चलाया। कहां पर? सन 1918 अहमदाबाद, सन 1918 ईस्वी, कहां पर? अहमदाबाद। अब बच्चों देखा जाए कि महात्मा गांधी के इन 3 सत्याग्रह आंदोलनों का
भारत के राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या तात्पर्य निकल रहा है, क्या औचित्य निकल रहा है। हमने अभी जो अध्ययन किया कि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहला विशुद्ध खिलाफत असहयोग। अभी हमने खिलाफत और असहयोग की भावना का अध्ययन नहीं किया कि कैसे ये क्या चला आंदोलन। हमने प्रथम विशुद्ध की कुछ स्थितियां, लेकिन ये स्थितियां कहां की हैं, किस समय की हैं? सन 1920 के दशक के पहले, सन 1920 के दशक के पहले की जो स्थितियां थी हमने उनका अध्ययन किया। अब इनका अध्ययन से हमारे राष्ट्रवाद पर क्या मतलब है, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा बच्चों। थोड़ी महात्मा गांधी से पहले जोड़ते हैं। महात्मा गांधी जी का जब प्रादुर्भाव होता है उस समय उनको कोई व्यक्ति ज्यादा नहीं जान रहे थे कि पूरा भारत जानता रहा होगा, लेकिन जो उन्होंने सत्याग्रह किया तो जो भारतीय समाज नीरस होकर के बैठा हुआ था, दबा कुचला बैठा हुआ था, जब उन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में सुना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसकी बातों को अंग्रेज सुन रहे हैं, अंग्रेज मान रहे हैं, तो भारतीयों के हृदय में कहीं ना कहीं आशा के दीप जल उठे कि अब हो सकता है उनको कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। और धीरे धीरे पूरे भारत में महात्मा गांधी जी की ख्याति फैलने लगी। उनके विचारों को लोग सुनने लगे, उनकी बातों को लोग तहे दिल से स्वीकार करने लगे, उनको मानने लगे। महात्मा गांधी जी राजनीतिक रूप से सभी भारतीयों के अंदर कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद की भावना को पनपा रहे थे। ये प्रारंभिक चरण था। अब देखा जाए यहां पर कि प्रारंभिक चरण जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद लोगों में पनप रहा था भारत में। 1857 ईस्वी से लेकर के और यदि इस 1920 के दशक तक देखा जाए तो बहुत सारी बच्चों घटनाएं घटती हैं, वो कहीं ना कहीं एक प्रेरक के रूप में काम करती हैं, भारतीय जनमानस को कहीं ना कहीं जगाने के रूप में काम करती हैं। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अब थोड़ी से बच्चों रिवीजन हो जाए कि आज हमने इस प्रकरण में क्या सीखा। यह बहुत जरूरी है कि एक बार हम पुनः रिवीजन कर लें। सबसे पहले हमने जो हमारा आज प्रकरण था भारत में राष्ट्रवाद भाग 1, हमने इसको भाग वाइज इसलिए बना रखा है ताकि इसमें बहुत सारे भी प्रकरण आएंगे जिनको हम इसी भाग के अंतर्गत अध्ययन बारी बारी से करते रहेंगे। सबसे पहले आज हमने क्या सीखा, राष्ट्रवाद क्या है, हमने इसको समझा। राष्ट्रवाद के हमने तत्वों को समझा कि इसके 3 तत्व हैं। 3 तत्व अगर हैं, इनमें से कोई भी एक तत्व महसूस हो रहा है तो राष्ट्रवाद की भावना कहीं न कहीं विकसित होगी। इसके बाद हमने सन 1920 के दशक के पहले, यानी जो प्रथम विश्व हमारा प्रारंभ था, उस समय भारत किस स्थिति से गुजर रहा था, भारत में क्या माहौल था, उसके बारे में थोड़ी से अध्ययन किया, जानकारी हमने ली। इसके बाद हमने महात्मा गांधी जी के पदार्पण के बारे में जाना कि सन 1915 ईस्वी से महात्मा गांधी जी का पदार्पण भारतीय राजनीति में होता है। इसके बाद बच्चों हमने सत्याग्रह का विचार, इसके बारे में अध्ययन किया। अब बच्चों में होमवर्क लगाने जा रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर लें। बच्चों, गृह कार्य में पहला जो आपका प्रश्न है वो है राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। जो आपका दूसरा प्रश्न है वह है सन 1920 के पहले की स्थितियों का संक्षिप्त वर्णन करो। और जो तीसरा प्रश्न है वो है भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलनों के नाम सन सहित लिखो। यह 3 प्रश्न है बच्चों, इनको नोट कर लीजिए आप। बच्चों, आशा करता हूं आप लोगों ने गृह कार्य नोट कर लिया होगा। अगले प्रकरण पर हम रॉलेट एक्ट और जो उसके बाद अगला जो बिंदु है वह है असहयोग, जिस पर हम गांधी जी कुछ असहयोग आंदोलनों के बारे में बाद में आगे चल करके अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी हुई है उस पीडीएफ के द्वारा आप इन प्रकरणों का अध्ययन कर सकते हैं। विस्तार चर्चा हम यहीं पर बाद में वीडियो में कर लेंगे।